है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो अधिकार हैं ये केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं। किसके लिए दिए गए हैं? केवल अल्पसंख्यकों के लिए। केवल अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिक। अच्छा, अल्पसंख्यक किसे कहेंगे? अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा क्या होगी? अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा संविधान में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है कि ये व्यक्ति अल्पसंख्यक होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने कई सारे मामलों की व्याख्या करते समय इस बात की भी व्याख्या की है कि जो व्यक्ति या फिर जिस धर्म के लोगों की आबादी 50% से कम है भारत में, वो सब के सब कैसे होंगे? अल्पसंख्यक होंगे। ठीक है। और ये भी बात कही गई है कि प्रत्येक राज्य में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से धर्म के लोग हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं, और कई जगह ऐसा है जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के अनुसार अलग अलग ही बातें हो सकती है, लेकिन सरकार ने कौन सी बात रखी है? गर्म अधिकार जो दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से व्याख्या करते हुए, अल्पसंख्यक वे होंगे जिनका परसेंटेज कितना होगा? 50 से कम होगा। क्लियर है ये बात? उस हिसाब से हिंदू अल्पसंख्यक भारत में नहीं है। तो कौन अल्पसंख्यक है? बाकी जितने बचे धर्म के लोग हैं वो सब के सब कैसे हैं? अल्पसंख्यक हैं। तो ये जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है और अल्पसंख्यक को इसलिए दिए गए हैं ताकि अल्पसंख्यक लोग अपने संस्कृति को बचा के रखें, कहीं उनकी संस्कृति लुप्त ना हो जाए। जो छोटे छोटे समुदाय हैं वे अपने बोलचाल, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को समाप्त न होने दें, उनको ये अधिकार दिए गए हैं कि वो इनको बचा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अनुच्छेद है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 29, ये 29 से लेकर के कहाँ तक है? 30 तक। 2 ही अनुच्छेद हैं इसमें। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अनुच्छेद 29 ये बात कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक हैं वे अपने हितों का संरक्षण कर सकते हैं। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 29 में। और अनुच्छेद नंबर 30 कौन सी बात करता है? अनुच्छेद 30 ये बात कहता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय अपने संस्कृति और शिक्षा के लिए बचाव कर सकता है, उनको विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। अल्पसंख्यकों को शिक्षा का विशेष अधिकार मिलता है। आपको ये जानना होगा कि जो शिक्षा वाली बात है तो इसमें कहीं कहीं पे ये बात कह दी गई थी कि उस एरिया में ये धर्म के लोग बहुत कम हैं, तो जो सरकारी स्कूल होते हैं उस धर्म को विशेष मान्यता दे करके वहाँ के बच्चों को एडमिशन करा दिया जाता है। कहाँ पर? स्कूलों में। तो ये बात दिखाई गई है किसमें? अनुच्छेद नंबर 30 में। और संस्कृति को भी बचाने की बात की गई है। संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार ये भी कहा गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 30 में कहा गया है। तो ये 5वां अधिकार था
कि अल्पसंख्यक जो होंगे, पांचवा अधिकार किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों से, जिनका भारत में कम कंट्रीब्यूशन है, वहाँ के लोग कम हैं। तो इन लोगों की सुरक्षा और इनकी संस्कृति को बचाने के लिए ये अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है। इसके बाद जो अनुच्छेद नंबर 31 है, उस अनुच्छेद को संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। उस अनुच्छेद को हटा करके उसकी बातों को कहाँ लिखा गया है? 300A में बताया गया था। 300A में संविधान संशोधन करके इन बात को हटा दिया। संविधान संशोधन कब हुआ था? इसके लिए संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। कौन सा? 44 नंबर का, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार बता दिया गया। 300A में रखा गया है उसको। तो बचा कौन सा है? अब छठवां अधिकार जो है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट अधिकार है, वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है। और इसको क्या कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? कि भारतीय संविधान की ये आत्मा है। क्यों कहा था उसको देखेंगे हम लोग आज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब यही होगा कि अगर आपके अधिकारों का हनन किया गया है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय में जाकर के याचिका दायर कर सकते हो। ठीक है। तो इस मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति क्या कर सकता है? याचिका। और याचिका कहाँ पे दायर करेगा? कोर्ट में। ये इसका मतलब है इस अधिकार का। और इसे क्या कहा गया था? इस अनुच्छेद 31 को, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 31 नहीं, अनुच्छेद 32। और इसमें लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। अगर नहीं होता, उसके अधिकारों का हनन होता है, तो उन अधिकारों के प्रति वह जा कर के कोर्ट में केस कर सकता है और अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा। और ये कोटेशन दिया किसने था? ये दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर। ये बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जब किसी छोटे व्यक्ति की बात होती है तो छोटे व्यक्ति की बातों को ज़्यादातर पूछा नहीं जाता, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर के बयान देता है तो वह बात बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ये जो संविधान में ये बात लिखी गई है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार होगा, इसका मतलब यही होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सरकार से लड़ सकता है। यह न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह पूरे अधिकारों का न्यायिक पूर्वावलोकन कर सके। पुनरावलोकन का मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का अधिकार छीना जाता है तो पूरे अधिकार को पढ़ेगा और पढ़ कर के ये जस्टिफाई करेगा कि हाँ, इस व्यक्ति को अधिकार प्राप्त है, आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अनुच्छेद जब आप लोगों को मैंने 13 पढ़ाया था, वहाँ विधि शब्द को परिभाषित किया गया था, वो भी न्यायिक पूर्वावलोकन को अनुमति देता था। और यहाँ पर अनुच्छेद 32 भी इस बात को, और यह संविधान के प्रति कुछ रीट जारी करने का अधिकार देता है। हमारे देश में न्यायालय हैं, उन न्यायालयों को ये अधिकार देता है कि आप इसके प्रति रीट जारी करो। रीट का मतलब कि आप कुछ सरकार को या फिर वहाँ के लोगों को आदेश दे सकते हो इस चीज़ को लेकर के। कौन कौन सी बातें रीट के अनुसार है यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके लिए नहीं,
इस चीज़ के लिए कि सभी हाई कोर्ट हाई कोर्ट समझते हो ना, वह सुप्रीम कोर्ट एक ही है, सभी हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार है। और ये रीट क्या होता है? अध्यादेश का नाम सुना है? अध्यादेश का मतलब कि कुछ रूल बता सकता है। वो 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार से। रीट का मतलब क्या होगा? अध्यादेश। पहला जो अध्यादेश है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये शब्द क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण शब्द का मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब यही है जो आपने गिरफ्तारी वाले कानून को लेकर के पढ़ा था। गिरफ्तारी होने के बाद 24 घंटे के अंदर न्यायालय में आपका प्रस्तुत होना आवश्यक है। इसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी वजह से पुलिस ने यह काम नहीं किया तो जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है वह आदेश दे सकती है कि आप उस व्यक्ति को यहाँ पे लेकर के आओ। ये बात समझ में आ रही है क्या? इसको क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। याद रखना कि जो अनुच्छेद 32 है वह सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देता है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को ये अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 किसको देता है? यहाँ पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 की, तो अनुच्छेद 32 किसको देता है? सुप्रीम कोर्ट को। और अनुच्छेद कौन सा? 226, ये किसको देता है? हाई कोर्ट को। ये हाई कोर्ट को रीट जारी करने का अधिकार देता है। दोनों के दोनों ये 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं, जिसमें पहला कौन सा अधिकार है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। गिरफ्तारी के बाद अपराधी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय की बात कही गई। इसका मतलब ये नहीं कि हाई कोर्ट ही होगा, जिला के कोई कोर्ट की बात हो सकते हैं यहाँ पे। यही चीज क्या कहलाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या ये बात क्लियर है? एक परमादेश होता है, दूसरा रीट। दूसरे रीट का नाम क्या है? परमादेश। परमादेश का मतलब समझ सकते हो क्या होगा? परमादेश ये कौन देता है? परमादेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देता है। और यह कहता क्या है? यह ये बात कहता है कि अगर कोई अधिकारी है, सरकारी है, तो वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो सरकार उससे ज़बरदस्ती वो काम करवाएगी। ठीक है? परमादेश का मतलब कि न्यायालय उस गवर्नमेंट व्यक्ति को ये आदेश देता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। ये बात समझ में आ रही है क्या? यानी कि सरकारी अधिकारी है, घूस लेकर के मस्त है अपने में, तो सरकार का वो व्यक्ति सरकारी अन्न खा रहा है और उसका धन उड़ा रहा है, तो ये जो आपकी अदालत है उसको आदेश देगी। कौन सा आदेश देगी? कि आप इस प्रकार का कोई काम ना करें, आपका पद छीन लिया जा सकता है। परमादेश को क्या बोलोगे आप? सरकारी अधिकारी को अपना कर्तव्य हमेशा
करने का आदेश। हमेशा करने का आदेश का मतलब कभी ये गलत काम करते हुए पकड़े गए तो फिर न्यायालय उनकी बहुत ढेर सारी धुलाई कर सकता है। धुलाई करने का मतलब ये है कि बांध करके पीटेगा नहीं, उनका पद छीन लिया जाएगा। इसके बाद एक रीट और है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिषेध। और प्रतिषेध में कौन सी बात कही गई है? प्रतिषेध में ये बात कही गई है कि जो निचली अदालत हैं वह कोई भी काम ऐसा ना करे जो उनके कार्यक्षेत्र के बाहर हो। तो डायरेक्ट लिखेंगे निचली अदालतें कार्यक्षेत्र के बाहर का कार्य न करें। और यह बात समझाता कौन है? जो उच्च न्यायालय है या फिर उससे भी उच्च न्यायालय है, जो उच्च कोर्ट हैं, अपर कोर्ट जिसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट। किसको आदेश देगा? निचली अदालत को ये आदेश देता है कि जो निचली अदालतें हैं वो कोई भी ऐसा कार्य न करे जो उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो। जैसे कि संविधान में संशोधन की बात हो जाती है तो संविधान में संशोधन करने वाली बात कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। और संशोधन की बात का पुनरावलोकन वही करेगा। हाई कोर्ट करता जरूर है लेकिन यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं लास्ट में कहाँ पर जाती हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं। एक इसी से ऐसा ही कुछ एक प्रॉब्लम और जिसको उत्प्रेषण बोलते हैं। एक अगला रीट है जिसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण में कौन सी बात कही गई है? उत्प्रेषण में ये बात कही गई है कि निचली अदालत जो उनके यहाँ लंबित मामले हैं, लंबित मामले का मतलब बहुत ढेर सारे मुकदमे पड़े हुए हैं, वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र कहाँ कर दे? आगे की ओर ट्रांसफ़र कर दे। निचली अदालत लंबित मामलों को आगे भेज दे। कहने का मतलब ये है कि जो उनके पास बहुत पहले से पड़ा हुआ है उसका वो व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिनों से केस में भटक रहा है व्यक्ति, तो उस केस को कहाँ भेज दो? आप आगे भेज दो। ऊपर में आदेश दे रहा है कि कार्यक्षेत्र के बाहर काम न करो, और यहाँ पे आदेश क्या दे रहा है कि लंबित मामलों को आप हमारे पास भेजो। और लास्ट वाला जो है, लास्ट का जो रीट है वो अधिकार परीक्षा लेख है। क्या है? अधिकार परीक्षा लेख। इसमें क्या कहा गया है? ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो रीट है लास्ट वाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त क्या है समझो। इसमें ये बात कही गई है ना कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पा जाता है और नौकरी पाने के बाद वो अपने काम पे चला जाता है, सरकार उसको पेमेंट करती है। अगर उस व्यक्ति की काबिलियत नौकरी पाने तक अगर वो थी तो नौकरी पाने के बाद भी उसकी उतनी काबिलियत होनी चाहिए या फिर उससे अधिक हो जानी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होता है तो जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो आपका इंटरव्यू लेगी और इंटरव्यू लेने के बाद में आपका ये जजमेंट करेगी कि भाई आप इस काबिल नहीं हो, आपका पद छीना जा रहा है। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बहुत ही ज़बरदस्त कानून है। यहाँ पे कानून क्या है कि कुछ लोग घूस देकर नौकरी पा जाते हैं और अगर न्यायालय ने उस व्यक्ति को बुला करके उसका इंटरव्यू लिया पूरी अच्छे तरीके से, उनका पूर्वालोकन किया और करके बाद पुनरालोकन करने के बाद जब उस व्यक्ति को पता चला कि हाँ हम उस काबिल नहीं है तो सरकार आराम से क्या करेगी? उसको हटा देगी। भाई यहाँ पे काम ना करो। मैं चाहता हूँ कि ये जो कानून है सारे स्कूलों में भ्रमण कर करके ये काम किया जाए। जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं ना उन पर ये बात तुरंत लागू की जाए कि क्या वे उस काबिल हैं जिस काबिल के लिए वो पेमेंट ले रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये सब वो असंगठित लोगों के लिए ज़रूरी हैं जो कि संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं हैं। तो अधिकार परीक्षा लेख का मतलब क्या? किसी भी सरकारी व्यक्ति का
इंटरव्यू या फिर साक्षात्कार करने का अधिकार, ये है। किसी व्यक्ति, और यह व्यक्ति कैसा होगा, जिस पद पर कार्य कर रहा हो उस पद के लिए, तो सरकारी लिख सकते हैं ना, सरकारी का साक्षात्कार करने का अधिकार, और साथ में अधिकार ये भी है कि वो उनका ये जो पोस्ट है उसको छीन भी सकते हैं। अधिकार व उसे काबिल न पाने पर क्या करने का अधिकार, निलंबित, हटा देंगे वहां से। ये बहुत ही जबरदस्त अधिकार है, इस अधिकार पे मैं बहुत खुश रहता हूँ, और इसीलिए हमारे जो दादाजी हैं अंबेडकर जी, उन्होंने क्या कहा था इसको, भारतीय संविधान की आत्मा। समझ में आ रहा है क्या क्यों कहा था? लेकिन ये न्यायालय अपने मामलों से खाली ही नहीं रहते कि वो पहुँचे उन सरकारी लोगों के पास जो कि पैसा लेकर के पूरा तोंद निकाल बैठे हुए हैं। अगर वाकई में ये काम होने लगे तो पूरे देश में जो भ्रष्टाचार है, जो शिक्षा का स्तर है और अन्य कामों में जो घूस लेने वाली बात है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये पांचों के पांचों रीट कौन कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत देता है, 32 के तहत, और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत देता है, 226 के तहत देता है। बात समझ में आ रही है क्या? ये 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। पहला रीट कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा कौन सा रीट, परमादेश। तीसरा रीट कौन सा, प्रतिषेध। चौथा रीट कौन सा, उत्प्रेषण। और 5वां अधिकार रीट का कौन सा है, अधिकार परीक्षा लेख। तो क्या ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको समझ में आया? अनुच्छेद नंबर 32 में है। क्लियर है इतना? अनुच्छेद 32 भी न्यायिक पूर्वालोकन, फिर से पूर्वालोकन हो गया, पुनरालोकन, और यहाँ पे अनुच्छेद 13 दोनों देते हैं।